बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि सम टाइम हम देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हॉस्पिटल्स में, एमरजेंसीज़ में या ओपीडी में रिपोर्ट होते हैं इन कंप्लेन के साथ कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का कद नहीं निकल रहा, या इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या इसकी बॉडी फैल रही है, या ये दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? हमें कोई बीमारी के बारे में प्रॉपर गाइड कर दें। तो ऐसी सूरत हाल में एक जो क्लिनिशियन होता है, प्रैक्टिशनर होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में जब जाता है तो हार्मोनल प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब आपकी बॉडी का तनासब जो है वो बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, गैर ज़रूरी तौर पे वेट बढ़ रहा है, या इसके अलावा आप अंडर वेट हो रहे हैं, या कद आपका प्रॉपर नहीं निकल रहा है, या आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चेंजिंग आ रही हैं, तो इस दौरान में हम आपके थायराइड को देखते हैं कि इसके थायराइड फंक्शन का कोई मसला तो नहीं है। यानी इसके गले के नीचे भी हम चेक करते हैं फिज़िकली भी, फिर उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। तो थायराइड बेसिकली क्या है, इसकी टाइप्स कैसे कितनी होती हैं, फिर इनके बॉडी के ऊपर इनका क्या रोल है, फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, इसमें एक्सरे की ज़रूरत कब पड़ती है, सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं, और इसके कम ज़्यादा होने से आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत जिनको हमने दावत दे रखी है, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फराज सादिक, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर साहबा सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे सेम नाम के साथ अवेलेबल हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेके और जितने भी हमारे एचओज़ हैं, पीजीआर हैं, उनकी ट्रेनिंग से मुतल्लिक़ जो भी मामला होते हैं डॉक्टर साहबा उसमें सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहबा वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बता दिया कि लोग थायराइड की शिकायत लेके बहुत रिपोर्ट होते हैं क्लिनिक पे। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएं कि थायराइड बेसिकली क्या है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, थायराइड बेसिकली एक गदूद का नाम है जो कि आपके गर्दन के सामने मौजूद होता है। ठीक। और इससे एक रतूबत खारिज होती है जिसको थायरॉक्सिन कहा जाता है हम अपनी ज़बान में। ठीक। और थायरॉक्सिन जो होता है उसके जिस्म के जो अज़ा होते हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के असरात होते हैं। ठीक। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जिसकी वजह से हम को तवानाई मिलती है, खुराक से जो तवानाई मिलती है, उसके अंदर इसका कुलीदी रोल है कि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम उस खाने से जब हम तवानाई लेते हैं तो वो उस प्रोसेस को या उस अमल को जो है वो भी थायराइड ही कंट्रोल करता है। ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये जो थायराइड का जो हार्मोन है या रतूबत जो मैंने कही है ये कम हो जाए, तो वो प्रोसेस जो आपका होता है जिस्म के अंदर जिससे आप तवानाई लेते हैं वो भी कम हो जाता है। ठीक है। या अगर फ़र्ज़ करें कि ये ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा तो वो ज़्यादा रतूबत हो जाएगी और उस सूरत में जो वो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपको ज़्यादा आपका जो खाना पीना है वो आपको चाहिए होगा तवानाई बहाल करने के लिए। वो जल्दी जल्दी खाना जो है उसमें से तवानाई निकाल के उसको ख़त्म कर देगा और आपको मज़ीद खाना खाना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है वो आपका वज़न जो है वो कम होता जाएगा जबकि भूख आपकी बरकरार रहेगी। तो दोनों सूरतें ही ख़राब हैं। जैसे कि आपको पता है कि ज़िंदगी में एक तवाज़न की ज़रूरत है। ठीक है। और उसमें कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने भी हमारे जिस्म को बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है कि उसमें हर चीज़ एक तवाज़न की सूरत में होती है। तो चाहे एक गदूद की बात हो या बहुत सारे गदूद की बात हो या मुख्तलिफ अज़ा की बात हो, वो तवाज़न जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए, इसको ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो हार्मोन ज़्यादा ना हो ना ज़्यादा कम हो, बिल्कुल दरमियान में वो हो, तो आप अपना काम जो है वो बखूबी अंजाम दे सकते हैं और इसी तरह आपके जो अज़ा हैं वो भी बखूबी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब भी माएँ अपने बच्चों को देखती हैं, उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आती हैं, तो वो फिर डॉक्टर के पास आके उनका ये होता है कि इसके कोई टेस्ट करवा लें, हमें पता चले बीमारी क्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉमन थायराइड्स की बीमारी की अलामतें होती हैं वो क्या है। अच्छा, अब उसमें अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो मुख्तलिफ अलामात होंगी, अगर कम काम कर रहा है तो मुख्तलिफ अलामात होंगी। ठीक है। अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है, जिसको हम अपनी ज़बान में हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, इस टर्म को वो लोग समझ लेंगे जो इस बीमारी का शिकार हैं। ठीक है।
उन मरीजों के अंदर जब ये हार्मोन ज्यादा होता है तो मैंने आपको बताया कि फिर हर चीज ज्यादा काम करती है। ठीक है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके अंदर तवानाई बनने का जो अमल होता है खुराक से वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जब तवानाई पैदा होती है तो उसमें आपकी हीट भी जनरेट होती है, तो वो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। यानी आम लोगों की निस्बत ज़्यादा गर्मी, इवन सर्दी के अंदर भी जो है ऐसे लोग जो है उनको लगता है कि पसीना आ रहा है, उनको वो पंखा चलाना पड़ता है या वो रज़ाई नहीं ले सकते, उनका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, हालांकि खा वो ठीक रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जिसके वजह से वो खुराक टूट रही होती है, वो इतना तेज हो जाता है कि वो ज़्यादा खाना आपको चाहिए होता है अपना वजन बरकरार रखने के लिए। ठीक है। इसी तरह खवातीन अगर हैं तो उनके जो माहवारी है वो मुतासिर होती है, वो कम हो जाती है। फिर आपको जो मोशन होता है उसमें पतले पखाने लग जाते हैं। फिर आपके हाथों के अंदर जो है वो राशा जो है वो कपकपी, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होने की वजह से भी आपको घबराहट और आपको दिल की धड़कन महसूस होती है। तो ये वो अलामात हैं जब ये ज्यादा काम कर रहा है गदूद, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है। अगर ये गदूद कम काम कर रहा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट अलामात जो हैं वो होंगी कि गर्मी की बजाय आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको ज्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, आप सुस्त हो जाएंगे। ठीक है। दिल की धड़कन आपकी स्लो हो जाएगी, आपको पतले पखानों की जगह कब्ज का आप शिकार हो जाएंगे। माहवारी कम आने की बजाय माहवारी ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। फिर आपके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, आवाज आपकी बदल जाएगी, बैठी बैठी सी आवाज होगी। ठीक है। आप थके थके रहेंगे, थकावट का शिकार रहेंगे। ठीक है। तो ये सारी अलामात, आपको सर्दी ज्यादा लगेगी, गर्मियों में भी आपको सर्दी लग रही होगी। ठीक है। तो ये सब अलामात जो है ना आपको जब ये कम काम कर रहा हो तो उस वक्त होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी इसका कद नहीं बढ़ रहा है या ये बच्चा खाता तो सब कुछ है लेकिन इसको लगता नहीं है, तो इसमें भी थायराइड का कोई रोल होता है? इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें और भी बहुत से अवामिल हैं, फैक्टर्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। उसमें ये कि आपका जो जीन्स हैं वो हाइट को डिटरमिन करते हैं, यानी कि मौरूसी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने माँ बाप से लेते हैं। अब अगर आपके माँ बाप की तरफ से या आपके जो भी आबाओ अजदाद हैं उसकी तरफ से आपको जीन्स ही इस तरह के मिले हैं कि आपकी हाइट या आपका जिस्म जो है उसने पतले दुबले रहने हैं, तो फिर बेशक हर चीज़ भी सही काम कर रही है, खुराक भी सही है, माहौल भी सही है, आपका कद ज़ाहिर है नहीं बढ़ेगा या आपका जिस्म उस हिसाब से मोटा नहीं होगा। फिर इसमें और भी गदूद आ जाते हैं और भी रतूबतें होती हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें, यानी आपकी बॉडी में जितना भी हार्मोनल सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। खुराक भी इसमें बेशक इन्वॉल्व होती है कि अगर आपने प्रॉपर खुराक बच्चे को नहीं दी, यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी जिसमें कुलीदी रोल रखते हैं, या प्रोटीन्स या लहमियात आपने नहीं दी, यानी एक मुतवाज़न ग़िज़ा आपने बच्चे को नहीं दी, या उसका माहौल इस तरह का है कि उसमें खुली आबो हवा में उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो भाग दौड़ नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर असर करती हैं। थायराइड भी इस पर असर करता है, ख़ासतौर पर उन माओं को जिनको ये प्रॉब्लम है थायराइड का और उनका थायराइड कम काम कर रहा है। और थायराइड कम काम करने का मतलब है कि थायरॉक्सिन कम बन रही है, तो बाज़ वक़्त उनके बच्चे जो हैं वो भी पैदाइशी तौर पे उनके अंदर ये हार्मोन कम बन रहा होता है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनका कद वगैरह जो है वो छोटा रह सकता है। तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा मौरूसी फैक्टर्स, खुराक का फैक्टर, उस बच्चे की कितनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी है इसका फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, उसके ऊपर आप कितना दबाव डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर नींद वो ले रहा है या नहीं ले रहा, मतवाज़न ग़िज़ा ले रहा है या नहीं ले रहा, बाकी के उसके गदूद सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर असरअंदाज होती हैं। यानी आप कह रही हैं कि मुकम्मल प्रोफाइलिंग करवाना ज़रूरी है, सिर्फ थायराइड पे डिपेंड नहीं करना। बिल्कुल कि ये आपने करवा लिया नॉर्मल है तो आप कहें सब कुछ ओके, ऐसे ही है, बाकी हार्मोनल प्रोफाइल भी करवाना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड की जो लोग दवाई खाते हैं, जी जी, हाइपो में हो या हाइपर में हो, क्या दोनों सूरतों में दवाई खानी पड़ती है? जी, दोनों सूरतों में दवाई खानी पड़ती है। बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जो कि हाइपोथायराइड, यानी जिनका थायराइड कम काम कर रहा है जी, उनको जिंदगी भर वो दवाई खानी पड़ती है। यानी जो हाइपो में है? हाँ जी, कुछ इकसाम, सारी नहीं है, कुछ इकसाम ऐसी हैं, जिस तरह हैशिमोटोस थायराइडाइटिस एक डिजीज है, ये वो लोग समझ लेंगे जो कि इस बीमारी का शिकार है और इसके साथ हाँ जी, तो उसके अंदर आपको जो है वो दवाई जो है वो सारी उम्र थायरॉक्सिन जो है वो खानी पड़ती है। जिस तरह आप अपनी रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, हमें मरीज को बताना पड़ता है कि आपने दवाई जो है वो लेनी है। इसके अलावा कुछ और हाइपोथायराइडिज्म के केसेस होते हैं जिसमें आपको दवाई एक खास मुद्दत के लिए लेनी पड़ती है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। तो ये आपका जो मुआलिज है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म की
किस्म है वो कौन सी है, इसमें थायरॉक्सिन सारी उम्र लेनी है या कम। दूसरी जो किस्म होती है जिसमें कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा होता है, उसमें दूसरी दवाई होती है जो कि आमतौर पर न्यूमरकाजोल के नाम से आती है, ठीक है, या प्रोपाइल थायोरिसिल के नाम से आती है। वो हाइपर के लिए, वो हाइपर के लिए है। उसके अंदर भी ये होता है कि आप 1 साल से 1.5 साल तक का कोर्स आप उस दवाई का करवाते हैं मरीज को। उसके बाद जो है वो आप सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, ऑपरेशन भी हो सकता है। और तीसरा तरीकाकार जो हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने का है, यानी इसमें रतूबत ज़्यादा बन रही है, वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन। यानी आयोडीन एक ख़ास किस्म की एक केमिकल होता है जिसके अंदर से शुआएं रिलीज होती हैं, वो मरीज को दे दिया जाता है। और वो शुआएं जो उस केमिकल में से निकलती हैं वो उस ग्लैंड को, यानी जो गदूद है, उसको थोड़ा सा डैमेज करती हैं। उसकी वजह ये होती है डैमेज करने की ताकि वो कम रतूबत प्रोड्यूस करे। ठीक है। लेकिन जो इसमें डिपेंड करता है कि खातून अगर है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं दी जाती। इसी तरह सर्जरी के लिए भी हम खास तौर पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से मरीज की हमने सर्जरी करनी है और कौन से मरीज को हमने जो है वो दवाई देनी है। और ये कौन बताता है? ये आपका मॉलेज बताता है। उसमें आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट भी आ जाता है, उसमें आपका सर्जन भी आ जाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खूनी सर्जरी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जो है सर्जन जो है वो उस मरीज को मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजता है कि इस ग्लैंड को थोड़ा सा आप नॉर्मल कर दें, क्योंकि जितना ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा होता है उतनी ही उसकी खून की सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो सर्जरी करने में दिक्कत पेश आती है, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है खून की नाली अगर कोई कट गई तो फिर खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो इसलिए वो पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं कि आप इसके जो है थोड़ा सा दवाइयों से इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर दें ताकि सर्जरी ईजी हो जाए। ठीक। तो वो उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है, जिसमें कि ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, दवाइयां, सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है। और इसका तयन कि किसको क्या देना है ये आपका मॉलिज करता है, और वो इस बेस पे करता है कि आपके जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, वो औरत है, और उसका जो भी हाइपरथायराइडिज्म की किस्म कौन सी है। ठीक है। जैसे कि एक किस्म होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। इसमें जो गदूद होते हैं, थायराइड होता है, उसका जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या स्कैन करते हैं तो उसमें छोटी छोटी गिल्टियां कई जगह पर मौजूद होती हैं। ठीक। उसका ट्रीटमेंट ही रेडियो एक्टिव आयोडीन है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसमें पूरे का पूरा ग्लैंड होता है बजाय गिल्टियां बनने की, उसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट दवाइयां हैं। तो इस तरीके से ये मॉलेज आपका फैसला करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट जो है उसके लिए आप मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की और आपका चूँकि जो अंदाज़ है उस पे मुझे ये आता है कि अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक़ नहीं है मेरा कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको आसान अल्फाज में समझा भी दिया जाए और मैसेज भी कन्वे हो जाए ताकि उनको अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हों वो समझने में उनको आसानी हो। अच्छा, जैसे आपने सर्जरी की बात की तो लोगों में ये ख्याल होता है कि जब सर्जरी होगी, मेरा थायराइड निकल गया, तो क्या फिर भी मैंने कोई दवाई खानी? नहीं, आमतौर पे उसको दवाई नहीं खानी पड़ती, लेकिन 2 किस्म की दवाइयां उसको खानी पड़ेंगी। थायराइड के पीछे जो है वो छोटे छोटे 4 और गदूद होते हैं, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर। उसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ना, वो आपके जिस्म के अंदर जो कैल्शियम, सारे नाजरीन वाकिफ होंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी का तो आजकल सभी को पता है कि वो आपकी हड्डियों के लिए और आपके दांतों के लिए कितने जरूरी है। उन्होंने कैल्शियम और विटामिन डी को कंट्रोल करना होता है। अगर वो नहीं होंगे तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा, विटामिन डी का लेवल लो हो जाएगा, तो खुदा ना खास्ता आपकी बोन्स इफेक्ट होंगी। तो वो हमें कैल्शियम और विटामिन डी उसको शायद लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। ठीक। और उसके बाद ये होता है कि आमतौर पर जब हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं सर्जन, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देता है, क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पे थायराइड हार्मोन को ख़त्म नहीं करना, वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हमने सिर्फ उसकी जो ज़्यादती है उसको कम करना है, तो हम थोड़ा सा हिस्सा सर्जन जो है वो छोड़ देता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि उस मरीज़ को हमें थायरॉक्सिन की ज़रूरत, मतलब उसको देना पड़े, थायरॉक्सिन देनी पड़े, क्योंकि वो काफ़ी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि अगर सर्जन की गलती की वजह से वो पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया है या ज़्यादा रिमूव हो गया है और मरीज़ के अंदर हाइपोथायराइडिज्म के फीचर आना शुरू हो जाएं, यानी कि उसको सर्दी ज़्यादा लगने लग जाए और ऐसे लगे कि ये तो थायराइड हार्मोन की काफ़ी कमी आ गई है, तो फिर हम वो टेस्ट करवा के देख लेते हैं। उस सूरत में हमें उसको थायरॉक्सिन देनी पड़ती है और कैल्शियम और विटामिन डी भी उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो ग्लैंड्स
साथ ही निकल जाते हैं। या फिर ये किया जा सकता है कि उनमें से एक आधा ग्लैंड जो मटर के दाने का बराबर है वो छोड़ दिया जाए। तो ये दो सूरतें ऐसी हो सकती हैं कि अगर वो रिमूव हो गए हैं पीछे वाले ग्लैंड या थायराइड का ज्यादा हिस्सा रिमूव हो गया है तो उस सूरत में उसको फिर दवाई देनी पड़ेगी। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर फराह सादिक हमारे साथ मौजूद हैं और मज़े की गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर फराह सादिक हमारे साथ मौजूद हैं और थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर इसका हाइपर और हाइपो जो है वो क्या होता है और बीमारी का तनासब किस तरह चेक किया जा सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है और इस हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में क्या चेंज आता है, फिर आपकी हाइट बढ़ने में या आपके वेट गेन होने में इसका क्या रोल होता है और किस तरह जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस सारे मामलों पर अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं तो मेरे माइंड के अंदर मल्टीपल स्टोरीज चल रही होती है। तो हमारा जो मिशन और तैयारी कुछ होती है लेकिन निकलता कुछ और है। तो जैसे मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सर्जरी के बाद हमने थायरोक्सिन देनी है नहीं देनी, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बंदा कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए कि उसको कंफर्म हो जाए कि मुझे थायराइड का इशू है, इसके लिए क्या टेस्टिंग होती है, क्या तरीका कर? अच्छा, इसका ये तरीका होता है कि पहले तो आप के मरीज़ को तो ये पता नहीं होता कि ये थायराइड की वजह से हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए तो ये है कि जब भी वो अपनी कंप्लेंट्स, जो कि आम तौर पे जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो उस वक्त मरीज़ जो है वो आता है आम तौर पे हमारे पास कि जी उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, या राशा हाथों में हो रहा है, या समतम कुछ चीज़ पकड़ता तो उसको वाइब्रेटिंग हो रही है, या पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या घबराहट बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर ये कि उसको पतले पखाने लग गए हैं, या उसका वजन कम होता जा रहा है। जैसे कि मेरे पास पिछले दिनों ही एक मरीज आई और उसने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ और मेरा वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, हालांकि मेरी खुराक जो है वो बिल्कुल ठीक है। और मतलब मैंने एज ए क्लिनिशियन जो है ये सस्पेक्ट किया कि ये कहीं वो मसला ना हो। तो मैंने फिर जब उससे बाकी की अलामात पूछी कि आपको ये भी होता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो या आपको पसीना आ जाता हो बहुत ज़्यादा और सर्दियों में भी आपको गर्मी लगती हो, तो पता चला कि उसको ये सारी अलामात हैं। तो ये आपका मुआलिज जिस भी आप मसले के साथ आते हैं, जो स्पेशलिस्ट होता है मेडिकल, उसको जहन में ये होता है कि ये एक वजह हो सकती है। तो फिर उसके बाद वो आपको एक टेस्ट एडवाइस करता है, जो कि जिन नाजरीन को ये मसला है वो जानते होंगे, T3, T4, TSH। तो T बेसिकली स्टैंड करता है फॉर थायरोक्सिन। थायरोक्सिन वो रतूबत है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो लेवल्स हम करवा लेते हैं। तो अगर वो लेवल के अंदर जो TSH का लेवल है वो कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो हाइपर है, और अगर वो ज्यादा हो तो वो हाइपो है। हाइपर मतलब ज्यादा काम कर रहा है, हाइपो मतलब कम काम कर रहा है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है। उसके बाद जो है T3, T4, और TSH। उसके बाद जनाब एक और टेस्ट होता है जिसको थायराइड स्कैन कहते हैं, जिसके अंदर ये आपका जो ग्लैंड है वो इसकी पिक्चर आपको पता चल जाती है कि ये कितना एक्टिव है ग्लैंड, उस हिसाब से उसका इमेज आ जाता है, यानी उसकी तस्वीर बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर वो गिल्टियों की शक्ल के अंदर पैचेस पड़े हुए हैं वहां पर तस्वीर के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसको मल्टी नोडुलर गोइटर है, यानी आपको किस्म भी पता चल जाती है। अगर पूरे का पूरा ग्लैंड ही ज्यादा काम कर रहा है तो वो पूरी की पूरी तस्वीर जो है उस तरह से होगी कि वो पूरे का पूरा ग्लैंड, उसमें नॉर्मल ग्लैंड की जो अपटेक है वो और होती है तस्वीर, जो ज्यादा काम कर रहा है उसकी और तस्वीर होती है, जो कम काम कर रहा है उसकी तस्वीर और होती है। तो वो एक टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, वो भी नाजरीन जो इस मरहले से गुजर रहे हैं उनको पता होगा। तो इन टेस्टों के जरिए जो है हम इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। तो वो जो खातून मेरे पास आई थी, जब मैंने उसका वो टेस्ट किया तो उसके अंदर जो उसका TSH, जी वो मरीजा जो थी वो ये बता रही थी कि मेरा जो है वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है और मैं बड़ी कमजोर हो गई। तो ये कॉमन कंप्लेंट होती है और जो डॉक्टर्स हैं ना वो इस चीज़ से बड़े बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि जो ख़वातीन है, हर दूसरी खातून का यही प्रॉब्लम होता है और मसला कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा ओवर बर्डनड हैं, बच्चे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा उनके होते हैं, कोई फैमिली प्लानिंग का ध्यान नहीं किया जाता, फिर घर का सारा काम और बच्चों ने भी तंग करना, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो गाँव के डॉक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इस सिलसिले में अगर कोई खातून आए तो उसको एक ड्रिप लगा देते हैं, बीच में कोई रंगीन टीका डाल देते हैं, पीला या लाल, और इसके अलावा कोई ताकत की गोलियां दे देते हैं, विटामिन D और कैल्शियम। तो वो ये कह रही थी कि मैंने हर डॉक्टर को दिखा दिया, मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो मैंने भी यही सोचा पहले कि ये वही केस होगा, लेकिन जब उसने मुझे कहा कि नहीं मैं आपकी तरह थी और मैं अब आधी रह गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक
क्लिक किया कि कहीं ये वो मसला ना हो अल्लाह की तरफ से। तो मैंने जब उससे बाकी की अलामात उससे पूछी कि आपको गर्मी ज़्यादा तो नहीं लगती है, या आपको पतले पखाने तो नहीं लगे हुए, या आपके हाथों में कपकपाहट तो नहीं है, तो उसने सारी बातें बताई कि हाँ ये सारा कुछ मेरे साथ है। ठीक है। और जब मैंने उसका वो टेस्ट करवाया जो मैंने आपको बताया T3 T4 TSH, उसने मुझे व्हाट्सएप गांव से वो बेचारी आई भी थी, वो टेस्ट मुझे उसने दिखाया तो उसके अंदर वो TSH का लेवल कम हुआ था। और उसको जब मैंने दवाई शुरू करवाई है नियोमरकाजोल, तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो उसका रिस्पॉन्स आया कि जी मैं तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई हूँ, बहुत बेहतर हो गई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी अलामात, मेरा जो जीपीज हमारे बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा इस तरफ भी ध्यान कर लिया करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर दूसरी औरत जो है उसको यही प्रॉब्लम हो, नफ्सियाती मसला हो उसको। क्योंकि मैं मानती हूँ इस चीज़ को, हालांकि मेरा भी वही जेंडर है, मैं भी खातून हूँ, कि ख़वातीन का ये ज़रा ज़्यादा मसाइल होते हैं, मेल्स के इतने नहीं होते। वो बेचारी घर में रहती हैं, ओवरबर्डन्ड होती हैं, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, तो फिर वो इस तरह की कंप्लेंट्स उनकी ज़्यादा होती हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात वजह हो भी सकती है। तो वो इस तरह से पिक हुई मरीज़। इसी तरह और भी हाइपोथायराइडिज्म की जो पेशेंट्स हैं ना, वो भी इस तरह से आपके पास आ सकते हैं कि हमें बहुत थकावट रहती है, हमारा दिल नहीं लगता काम में, दिल करता है सोए रहें, नींद बड़ी आती है, वजन भी बढ़ता जा रहा है, बाल गिर रहे हैं, मैं खाती भी कुछ नहीं हूँ, हाँ उसके बावजूद एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, बाल गिर रहे हैं, थकावट। तो फिर वही, और हाइपोथायराइडिज्म होता भी खवातीन में ज़्यादा कॉमन है तो वो फिर डॉक्टर जो है वो ये समझता है कि यार ये तो वही खातून है। तो ऐसा बाज़ औक़ात नहीं भी होता, तो आपको ये चाहिए कि आप उसका T3 T4 TSH लाजमी करवा लें ताकि पता चले कैसे। और मेरा ख्याल है कि जो पेशेंट है वो भी डॉक्टर को जाके कहे कि जी हमने ये प्रोग्राम देखा है, तो इस तवज्जो से अगर आप हमारा ये टेस्ट करा दें, तो हो सकता है डॉक्टर भूला हुआ हो, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना, मिस हो जाता है। तो अगर आप उस डॉक्टर को कहेंगे तो वो ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि नहीं मैंने नहीं करवाना, वो करवाएगा। और अगर आपकी बीमारी पिक हो जाती है तो सिर्फ एक गोली थायरॉक्सिन की खा के आपकी इतनी इंप्रूवमेंट आ जाती है, आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, आपकी सारी वो कंप्लेंट्स चली जाती हैं कि मुझे थकावट हो रही है, मुझे जिस्म में दर्दें हो रही हैं, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इसमें एक हमने देखा है कि कुछ लोग ये आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वो हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, गर्मियों में मैं ब्लैंकेट ऊपर लेती हूँ लेकिन पाँव ब्लैंकेट से बाहर निकालती हूँ, तो क्या उसमें भी ये टेस्ट कारामद हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। आमतौर पे जब आपके पैरों का इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो मेरे ख्याल में शुगर वगैरह को आपको चेक करवा लेना चाहिए। ये शुगर ऐसी बीमारी होती है जिसको हम उम्मुल इमराज कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी दौर में कब्ज को उम्मुल इमराज कहते हैं। जी जी, वो तो खैर हमारे बड़ों ने ही ऐसे कहा है कि कब्ज उम्मुल अमराज है, लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं वो अभी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुगर है वो वाकई उम्मुल अमराज है। और उसकी वजह है क्योंकि शुगर में बीमारियों को उसने हर चीज के ऊपर इफेक्ट करना है, आपकी आंखों पर, आपके एसाब पर, आपके दिल पर, आपके गुर्दे पर, हर चीज पर। तो जब वो एसाब को इफेक्ट करती है तो उस सूरत में आपके जो पैर होते हैं उसमें एक तो दर्द भी हो सकती है, और उस पर गर्माइश यानी गर्मी बहुत ज़्यादा आपको लग सकती है, बाज़ वक़्त वो बड़े ठंडे हो सकते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में न्यूरोपैथी कहते हैं। तो वो न्यूरोपैथी की एक बड़ी वजह शुगर है। बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन हम बात करते हैं जो कॉमन चीज़ों की होती है। तरीक़ाकार भी ये होता है कि जब आप किसी मरीज़ से उसकी अलामात पूछते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि इसकी सबसे कॉमन वजह क्या है। तो कॉमन वजह जो है वो शुगर है। तो आम तौर पे थायराइड में ऐसा नहीं होता कि आपके जो पैर हैं वो गर्म हो और बाकी ठंडा हो, वो उसमें एक ही बॉडी टेम्परेचर होगा ना, या सर्दी लगेगी ज्यादा या गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक, तो ये एक तो शुगर को वो देख लें कि वो तो नहीं है। इसके अलावा जो है कोशिश ये करें कि जो बाकी की डॉक्टर को एक दफा दिखा लें जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, क्योंकि जो न्यूरोपैथी है, एसाब का जो मसला होता है वो काफी और बीमारियों के अंदर भी आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अगर अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं और वो अच्छे तरीके से आपका मुआयना कर ले कि आपके पैरों की महसूस करने की जो सेंस है वो मुतासर तो नहीं है, कोई बड़ा मसला तो नहीं है। अगर कोई बड़ा मसला होगा तो वो आपको और कोई टेस्ट एडवाइस कर देगा कंफर्म करने के लिए कि इनके एसाब तो मुतासर नहीं हो रहे, तो वो नर्व कंडक्शन स्टडीज वगैरह होती हैं, वो टेस्ट डॉक्टर्स जो है वो आपको एडवाइस, तो एक दफ़ा मेरे ख्याल चेकअप करवा लेना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मेरे माइंड में भी एक बात चल रही थी, वो ये था कि जैसे हम ये कहते हैं कि जी एक बंदा पैदा हुआ वो बिल्कुल ठीक था, उम्र के किसी भी हिस्से में जाके उसको थायराइड का मसला बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है।
अब थायराइड का एक प्रॉब्लम होता है जो कि होता ही खवातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद है, ठीक है। उसको पोस्टपार्टम यानी ये थायराइडाइटिस, लाजमी नहीं है कि वो उसको पैदाइशी तौर किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ थायराइड की इकसाम होती हैं जो कि यंग एज के अंदर ग्रेव्स डिजीज यंग एज में हो जाएगी। फिर आयोडीन की कमी, कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, उस वजह से आयोडीन एक ऐसा जुज होता है थायराइड हार्मोन का जो कि अगर ना होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है। आयोडीन से मुराद उनकी डाइट के अंदर, डाइट के अंदर आयोडाइज सॉल्ट, हमारे नाजरीन जानते होंगे कि आयोडीन वाला नमक, अब तो खैर पब्लिसिटी कम हो गई, एक जमाना ऐसा था कि ये पीटीबी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो कहते थे कि आयोडीन वाला नमक खाएं, क्योंकि आयोडीन जब कम होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। अब हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन की जरूरत तो है, जो कि एक ड्राइवर का एग्जैक्टली वो ज्यादा नहीं चाहिए, कम नहीं चाहिए, लेकिन एक लेवल में तो आपको चाहिए। अब जब वो नहीं बनेगा तो ब्रेन ऐसा परसीव करेगा कि ये जो ग्लैंड है आपका गदूद ये काम नहीं कर रहा, तो वो ऐसे सिग्नल्स भेजेगा कि वो ग्लैंड बढ़ जाएगा उसका साइज, ठीक, ताकि वो ज्यादा बनाए, लेकिन वो बना नहीं पाएगा क्योंकि आयोडीन नहीं है, उसको फिर ब्लॉक लग जाएगा। ठीक है। तो आयोडीन की कमी भी। फिर एक गोइटर होता है जिसको हम प्यूबर्टी गोइटर कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा या बच्ची बलोगत के अंदर कदम रखता है तो उस वक्त उसकी बॉडी की डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं और ग्लैंड उसको जो है वो केटर नहीं कर पा रहा होता, यानी उसको पूरा नहीं कर पा रहा होता, तो उसका साइज बढ़ जाता है ताकि वो ज्यादा हार्मोन बनाए और जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट जो ज्यादा हो गई है उसको केटर कर सके। तो उसका कुछ भी नहीं करना होता हमने, हम उसकी एज देखते हैं बच्चे के या बच्ची की, और हम उसकी देखते हैं कि स्वेलिंग आई हुई है गर्दन के ऊपर, तो हम उसको कह देते हैं कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, आप आयोडीन वाला सॉल्ट वगैरह लें और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सो बहुत सारी किस्में हैं जो कि मुख्तलिफ उम्र के मराहिल पे जाहिर हो सकती हैं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं कि ये बचपन से ही हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, लोगों के ना माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है, वो कहते हैं कि गिल्लड़ और जो टॉन्सिल्स है इसमें कोई फर्क होता है? बिल्कुल फर्क है। गिल्लड़ तो ये है आपका जो गदूद नेक के थायराइड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो गिल्लड़ अगर बढ़ मतलब उसका साइज बढ़ जाए इस ग्लैंड का तो उसको गिल्लड़ कहते हैं। टॉन्सिल्स आपके गले के अंदर मौजूद हैं। टॉन्सिल्स जो है उनका मकसद ये होता है कि कोई अगर जरासीम बाहर से आ रहा है आपके गले के अंदर, तो टॉन्सिल के अंदर जो है वो ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो उस जरासीम को पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पर मार देते हैं। ठीक है। और जो हम कहते हैं ना टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, उसका बढ़ना मुफीद है। ठीक है। वो अल्लाह ने हमारे अंदर रखा हुआ है कि वो जब वो जरासीम से फाइट करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। और वो उनका काम है, अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो जरासीम अंदर चला जाएगा। ठीक है। और ज्यादा इन्फेक्शन, लेकिन वो चूंकि बढ़ जाता है और वो भी थोड़ा सा सूज जाता है तो उसकी से पेन तो होती है। तो पेन का होना सिर्फ उसके सूजने को बता रहा है। ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता टॉन्सिल्स कोई बीमारी है, टॉन्सिल हर इंसान में होते हैं और होने चाहिए। ठीक है। ये सेफ्टी का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप जब भी हमारे पास होती हैं तो बेशुमार सवाल जवाब होते हैं, लेकिन चूंकि टाइम लिमिटेशंस भी होती है तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। डॉक्टर फराज सादक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा पैगाम जो है पेशेंट्स के नाम है पहले तो, कि जब भी उनको किस किस्म की अलामात हों, थकावट हो रही हो या वज़न कम हो रहा हो या वज़न ज़्यादा हो रहा हो, या फिर ये है कि उनको कोई माहवारी में प्रॉब्लम हो या उनको पखाना कब्ज़ की सूरत में आना शुरू हो जाए या पतले पखाने शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में वो डिले ना करें, घर में ना बैठे रहें, लोकल डॉक्टर्स को ना दिखाएं, क्योंकि वो नहीं समझ पाते। बाज़ औक़ात हम लोगों से भी मिस हो जाता है कि इसकी क्या वजह है, और वो आपको अलामाती तौर पे कमज़ोरी का इलाज बता देंगे, ड्रिप लगा देंगे या मल्टीविटामिन्स वगैरह दे देंगे, तो वो इसके लिए मुनासिब नहीं है। स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो जीपीज़ बैठे हुए हैं, जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको फिर से एक दफ़ा मेरे मुअज़्ज़ज़ वो कुलीग्स हैं याद दहानी करा दूं कि ये ज़रूर ज़हन में रखें कि थकावट की वजह सिर्फ नफ्सियाती या काम का ज़्यादती नहीं हो सकती, बल्कि उसकी एक वजह थायराइड भी हो सकती है। तो थायराइड का टेस्ट जो है वो लाजमी मरीज़ों के अंदर करवाएं और उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से बताएं कि इसकी मेडिसिन उन्होंने कितनी देर यूज़ करनी है, ताकि अगर उनको लाइफ लॉन्ग यानी ज़िंदगी पर दवाई इस्तेमाल करनी है तो वो बीच में छोड़ ना दें। मेरे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं जिन्होंने कहा कि जी हमें जब मसला था हमने थायराइड की दवाई खाई थायरॉक्सिन, उसके बाद हमने छोड़ दी। तो कुछ कंडीशंस थायराइड की, हाइपोथायराइड की ऐसी होती है इसमें लाइफ लॉन्ग दवाई आपने खानी होती है, तो आपने मरीज़ को उसमें लाजमी बताना होता है। तो अपना ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा है कि डॉक्टर साहब ने थायराइड से मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल थे उनको बड़े ज़बरदस्त और एक लेमैन की लैंग्वेज के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों तक ये मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की।
और आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका, डॉक्टर साहब के मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे डॉक्टर फराज सादक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।